साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ले रहे हैं जो कि आया है मैडम सवितेश गुरुनानी जी की तरफ से। आपने पूछा है कि नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि लग्न में हो तो वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहेगा। क्या उसके लिए कोई उपाय नहीं है? क्या उनका विवाह हो ही नहीं तभी ठीक रहेगा? तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर इस तरह की कुंडलियां ज्योतिषियों के पास आती रहती हैं और एक धर्म संकट सा खड़ा हो जाता है। तो आपने विशेषकर पूछा है नक्षत्रपति के बारे में, और हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि नक्षत्रपति एक ऐसा ग्रह है जो पूरे जीवन की दिशा और दशा तय कर देता है। दुर्भाग्यवश आजकल नक्षत्र का उपयोग केवल नामकरण तक ही किया जाता है और वो भी कोई जरूरी नहीं है, जबकि नक्षत्रपति को एक बहुत ही की प्लैनेट की तरह देखना चाहिए। अब देखिए, ग्रह अपनी दशाओं में फल देते हैं। इस हिसाब से हम देखें तो नक्षत्रपति की दशा तो पहली ही होती है। अब वो किस चरण में बैठा है इस अनुसार उसकी भोग्य दशा शेष रहती है, उसके बाद अगले ग्रह की दशा आ जाती है। और देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए कि नक्षत्र का चरण पहला ही हो और बिल्कुल अभी शुरुआत ही है तो मैक्सिमम ग्रह अनुसार 20 साल की दशा जातक नक्षत्र स्वामी की भोग सकता है। जो भोग्य दशा होगी उसकी बात कर रहा हूं। तो 20 साल की उम्र तक तो विवाह होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसलिए यहां तक तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, नक्षत्र स्वामी पूरी उम्र भर ही अपना प्रभाव रखता है और इसीलिए यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि कोई यह सोचे कि नक्षत्र स्वामी की दशा तो निकल ही गई है तो अब क्या जरूरत है, लेकिन जरूरत यहीं पर है, क्योंकि नक्षत्र स्वामी उम्र भर पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने जो कुछ तय कर दिया वो होगा ही। तो आपके सवाल के अनुसार बात की जाए तो जब नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि लग्न में है तो स्वाभाविक रूप से नक्षत्र स्वामी की नीच राशि सप्तम भाव में होगी। अब नक्षत्र स्वामी की यह स्थिति क्या दर्शाती है कि जब उसकी उच्च राशि लग्न में है, नक्षत्र स्वामी चाहता है कि आप लग्न की तरफ जाएं, लग्न के फल उठाएं। और सप्तम भाव में नक्षत्र स्वामी की नीच राशि पड़ रही है, तो नक्षत्र स्वामी सप्तम भाव से जातक को दूर रखना चाहेगा। यह पक्का नियम है। इसी वजह से दाम्पत्य संबंधों में इस स्थिति के जातकों को तकलीफ आती है। और इस स्थिति के जातकों के लिए आप एक बात तय समझिए कि उनका विवाह के पूर्व का जीवन बहुत ही शानदार ठाट बाट से और आनंद से गुजरता है, जबकि विवाह होने के बाद उनके जीवन में नित नई झंझटें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि विवाह है सप्तम भाव का कारकत्व। तो जब विवाह होगा तो सप्तम भाव एक्टिव होगा, और सप्तम भाव एक्टिव होगा जहाँ की नक्षत्र स्वामी की नीच राशि है तो उसके नीच फल ही देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से ऐसे जातकों के विवाह पश्चात के जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। तो यह स्थिति तो हुई नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि लग्न में होने की, और उसके कारणों पर भी हमने बात कर ली कि वह किस तरह से वैवाहिक संबंधों को प्रभावित करेगा। अब आते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से पर कि क्या ऐसे जातकों को विवाह ही नहीं करना चाहिए। तो यह एक ऐसा सवाल है कि जिसको सीधे तौर पर तो कह सकते हैं कि हाँ, नहीं करना चाहिए, पर आप विचार कीजिए कि ऐसा संभव कैसे होगा कि जातक विवाह ही नहीं करे। अब यहाँ पहली बात तो यह है कि हम जिस नक्षत्र पद्धति को फॉलो करके सटीक फल कथन करते हैं उसको कितने लोग जानते हैं। नक्षत्रों का तो शायद कोई पूरे नाम गिना दे, आजकल वही मुश्किल है। क्रम से तो छोड़ दीजिए। आजकल होता यह है
कि कुंडली मिलान के लिए कोई जातक आया तो उसके गुण मिला दिए, मांगलिक दोष देख लिया। अब मांगलिक दोष के नाम पर मंगल कितना अमंगल करता है यह हम बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं। तो ठीक है, वो मांगलिक दोष के नाम पर अपना उल्लू सीधा करके और पूजा भजन करवा देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। यदि यह स्थिति कुंडली में है तो परेशानी तो आएगी। क्योंकि इस विषय में कोई जागरूकता नहीं है, इसलिए आप किसी को विवाह करने से तो नहीं रोक सकते, और विवाह नहीं करना इसका कोई उपाय नहीं है, उपाय दूसरा है। और जहाँ तक विवाह नहीं करने की बात है तो नक्षत्रपति के बाद में अन्य ग्रहों की महादशा अंतर्दशा भी आती है। अब मान लीजिए उन दशाओं में सप्तम भाव एक्टिव हो रहा है तो उस दशा में विवाह तो हो जाएगा, विवाह में कोई अड़चन नहीं है। तो सीधी तौर पे कहा जाए तो विवाह करने से तो आप किसी को नहीं रोक सकते, क्योंकि यह संभव ही नहीं है, क्योंकि हर ग्रह को अपना अपना फल देना है। क्योंकि नक्षत्रपति के बाद आने वाली दशाओं में सप्तम भाव जब भी खड़ा होगा तो उस ग्रह का भी तो सप्तम के प्रति दायित्व है, भले ही वहां पे नक्षत्र स्वामी की नीच राशि है, लेकिन विवाह तो हो जाएगा। अब इसके बाद स्वाभाविक ही, जैसा हमने पहले बात की, आपका अगला सवाल होगा कि इसका उपाय क्या किया जाए। तो आपके इसी सवाल का, उपाय वाले सवाल का जवाब देने के लिए आज एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। इस चैनल पर जो भी नियमित दर्शक हैं उनको करीब करीब साल भर से तो ऊपर हो गया। तो आज पहली बार मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए, और इससे यह मालूम पड़ेगा कि अभी तक आपने इस विधा में कितना सीखा, क्या सीखा। और आपके कमेंट आने के बाद में हम इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताएंगे। हम आपके सामने यहाँ पर दो कुंडलियां रख रहे हैं और दोनों कुंडलियों में एक जैसी ही स्थिति है, यानी नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि लग्न में है और नीच राशि सप्तम भाव में है। अब देखिए, पहली मेष लग्न की कुंडली है और इस जातक का जन्म कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में लग्न में ही बैठे हुए हैं और चंद्रमा वृष राशि में दूसरे भाव में बैठा हुआ है। यह एक बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति की कुंडली है, रसूखदार है, इसलिए हम न तो इनकी बर्थ डिटेल आपको दे रहे हैं और ना ही इनका नाम बता रहे हैं, लेकिन यह नक्षत्र स्वामी की स्थिति इनकी मूल कुंडली से है। इस मेष लग्न वाले जातक का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद है, दाम्पत्य मधुर है, बेटा बेटी दोनों हैं, मान सम्मान रसूख सब कुछ है। पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है और इसे आप एक सफल दाम्पत्य जीवन कह सकते हैं। इस कुंडली के जातक की यह स्थिति है वर्तमान में। विवाह को 13-14 साल हो चुके हैं। अब इसके बाद आइए दूसरी कुंडली देखते हैं। अब यह दूसरी कुंडली आप देख पा रहे हैं मकर लग्न की है और इस जातक का जन्म मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। नक्षत्र स्वामी मंगल तृतीय भाव में बैठा हुआ है मीन राशि में, और इनका चंद्रमा पंचम भाव वृष राशि में बैठा हुआ है। अब इस मकर लगन वाले जातक की शादी को 3-4 साल हुए हैं। पहले दिन से ही काफी कष्टमय स्थितियां दाम्पत्य में हैं और 2 महीने पहले ही इनका डाइवोर्स हो चुका है। तो यह स्थिति है दूसरी कुंडली की। दोनों में स्थिति एक जैसी है और गोपनीयता के कारण ही हम इस जातक का भी नाम और बर्थ डिटेल नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह नक्षत्र स्वामी की स्थिति इनकी है, इन्हीं की कुंडली से ली गई है। अब दोनों कुंडलियों में एक जैसी स्थिति है। एक का दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखद है,
और दूसरे का डाइवोर्स हो चुका है। तो इसका कारण क्या है? अब यहाँ पर तर्क की और जिज्ञासा की जरूरत है। यहाँ पे आप वर्ग कुंडलियाँ, नवमांश कुंडलियाँ देखने लग गए तो कोई सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुकबंदी भले ही लग जाए, या आप यहाँ पर कहेंगे कि शनि की दृष्टि इस पे पड़ गई, राहु की उस पे पड़ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं और यही तर्क और यही जिज्ञासा है। जब तक आपके अंदर यह तर्क और जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, तब तक स्पष्ट फल कथन में बहुत दिक्कतें आएंगी। तीर तुक्का लगा लेना अलग चीज है। तो यदि आप सटीक फल कथन करना चाहते हैं तो हमारा भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का ऐप है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप बेसिक कोर्स कर सकते हैं। फल कथन इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको बना दिया गया है। प्रपंच ज़्यादा है, सटीकता कम है। आप तर्क लगाना सीख जाएंगे और हमारी कोशिश भी यही है कि आप तर्क लगाएं, और तर्क लगाना आप सीख जाएंगे तो सब कुछ आपके सामने स्पष्ट होगा। और हमारी कोशिश भी अभी तक यही रही है कि आप तर्क लगाएं, जिज्ञासा पैदा करें, फिर आपको कोई भी काल सर्प दोष, पितृदोष, शनि के साढ़े साथी ये लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जो लोग भी इसका जवाब देना चाहते हैं, जो हमने पूछा है, वो इसका जवाब दें, जिससे आपने कितना सीखा है यह मालूम पड़ेगा। और उसके बाद में हम आपको इसका कारण सहित पूरा उपाय और पूरे कारण आपको बताएंगे। असल में उपाय करना एक अलग चीज है, सावधानी अलग चीज है। तो कुछ चीजों को इस तरीके से किया जा सकता है कि काम भी हो जाए और नुकसान भी नहीं हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जवाब दीजिए, आपने क्या सीखा है। और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं आपसे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।